मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ओवेरियन फॉलिकल स्ट्रक्चर, किस तरीके से उसके स्ट्रक्चर होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम देखेंगे एंड सम डिसऑर्डर्स वी विल गो टू सी। ओके, तो एक्चुअली सी हम ओवरी में देख रहे थे कि देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ follicles which were responsible for the formation of the eggs। उसमें बहुत सारे follicles present होते हैं। सी फीमेल ही ऐसी होती है। अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी के बाद स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट फीमेल ऐसी है कि एट द बिफोर बर्थ से भी पहले उनके केस में फॉलिकुलर सेल्स या एग सेल्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही प्यूबर्टी एज आती है तो वो धीरे धीरे कम हो जाता है। यू विल नॉट बिलीव कि भाई मिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो फॉलिकुलर सेल्स जब एम्ब्रियो रहता है, फीटस रहता है, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है फीमेल की बॉडी में फॉर्मेशन। जैसे ही बर्थ होता है तो थोड़ा कम हो जाता है, फिर प्यूबर्टी एज तक पहुँचते पहुँचते ये पहुँच जाता है अराउंड 60,000 to 80,000 फॉलिकुलर से। एंड आउट ऑफ दिस 60 to 80,000, 400 इज स्टोर्ड और 400 इज रिजर्व फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल। 400 जो रहता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिजर्व रहता है, वो हम देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बट अभी हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले, तो ये जो ओवेरियन फॉलिक्यूल्स है ये हम प्राइमरी फॉलिकुलर्स होता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकुलर होता है, टर्शरी फॉलिकुलर होता है एंड देन ग्राफियन फॉलिकल। मीन्स डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। अगर हम एक की बात करें तो इनिशियली में जो ये जो oocyte है दैट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। एक oocyte है या एक एग सेल है, उसके सराउंडिंग में और भी बहुत सारे सेल्स हैं जिसको हम कह दिए प्राइमरी फॉलिकल्स, ओके, या 1 डिग्री फॉलिकल। अब इसके सराउंडिंग में और बहुत सारी सेल्स आ गई तो इसको बोल दिया हमने सेकेंडरी फॉलिकल्स। जैसे ये सेकेंडरी oocyte है, इसके सराउंडिंग में एक लेयर तो थी ही थी, अब एक और लेयर एक्स्ट्रा आ गई तो इसको हमने बोल दिया सेकेंडरी सेल्स या सेकेंडरी फॉलिकल। अब एक और क्या हो रहा है कि इसके पास ना 2 लेयर के फॉर्म में जो डेवलपमेंट है फॉलिकल का 2 लेयर के फॉर्म में हो गया है। अब इसके अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट हो गया है तो इसको हमने बोल दिया टर्शरी फॉलिकल, 3 डिग्री फॉलिकल। तो यही 3 डिग्री फॉलिकल या इसके बाद जो ग्राफिन फॉलिकल वाली स्टेज आती है हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये जो फॉलिकल है इसकी जो आउटर लेयर की सेल्स है इसको हमने बोल दिया थीका एक्सटर्ना, एंड उसके इंटरनल लेयर की सेल्स, मतलब ये जो एक लाइन बनाया है ये भी एक सेल्स का ही लेयर है, इसमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। हमें लगता है कि भाई एक सेल्स जो वो एक ही सेल्स है, ये वो एक एक्चुअली ये है, लेकिन इसके सराउंडिंग में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। तो ये जो थीका एक्सटर्ना वाली बाहर की लेयर की यहाँ पे भी सेल्स प्रेजेंट है, और इंटरनल लेयर वाली जो थीका इंटरना है इसमें भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। एंड इन द ग्राफिन फॉलिकल स्टेज या टर्शरी फॉलिकल स्टेज के केस में क्या होता है कि एक फ्लूइड प्रेजेंट हो जाता है, एक फ्लूइड डेवलप हो जाता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज एंट्रम, उसको हम एंट्रम बोलते हैं। एंड दीज सेल्स जो कि सेकेंडरी फॉलिकल्स के सराउंडिंग में जो सेल्स है इसको हम बोल देते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई ओवेरियन फॉलिकल्स किस टाइप से दिखता है। हमें उसकी 2 लेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है टर्शरी फॉलिकल से, एक बाहर वाली जिसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, इंटरनल वाली को हम बोलते हैं थीका इंटरना। एंड अगेन देयर इज अ स्पेशल फ्लूइड प्रेजेंट विच इज कॉल्ड एज एंट्रम, एंड दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल विच इज फर्दर सराउंडेड बाय द ग्रैनुलोसा ऑफ सेल्स। नाउ सी व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। जब हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो जब ये सेकेंडरी फॉलिकल्स इस सेल से बाहर निकलता है, होता है ना। अभी अगर हम बोले कि सेकेंडरी oocyte एक दुल्हन टाइप की है, अब ये दुल्हन जो है इसके सराउंडिंग में उसके सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स वगैरह हैं जो उसको कवर किए हुए हैं। अब भाई इसकी शादी की बारी आ गई, ये सेकेंडरी oocyte, इसको भाई शादी करनी है स्पर्म से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये अपना घर अपना परिवार छोड़ करके यहाँ से बाहर निकलेगी। जब ये बाहर निकल जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं सेकेंडरी ये ओव्यूलेशन। ये जो बाहर निकल गई सेकेंडरी oocyte इन सारे सेल से बाहर निकल गई, ओवरी से बाहर निकल गई फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इसको हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन। बट ये तो बाहर निकल गई, लेकिन इसके बाद इन सारी सेल्स, ये सारी सेल्स का क्या होगा वो हम देखते हैं। तो ये सारे सेल्स मिलकर के एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का क्या काम है, देखो भाई सेकेंडरी oocyte बाहर तो निकल गई, बट चांसेस इज देयर कि भाई फर्टिलाइजेशन हो या ना हो, क्योंकि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो 14th डे आता है उस 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है।
इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलर, नहीं भी रेगुलर होता है तब भी 2 मंथ में या 1.5 मंथ में जितने भी डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, तो ये ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन से मतलब एग तो बाहर निकल गया, बट जरूरी नहीं है ना कि इस एग को स्पर्म मिले ही, ठीक है। तो अगर इनके स्पर्म नहीं मिलता है, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये अपने आप डीजनरेट हो जाता है। बट इन केस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उस केस में क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम 14th डे तक ग्रो करेगा, खुद को बढ़ाएगा। बढ़ाने के साथ साथ ये क्या एक और काम करता है, ये हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, टेम्पररी हार्मोन सिक्रीशन स्टार्ट कर देता है, ये ग्लैंड की तरह काम करना स्टार्ट कर देता है। एंड जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। आई थिंक बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, इसको थोड़ा रब कर देती हूँ। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि ये ग्रैन्युलोसा सेल से यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म्स, ये स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो गया। अगर इनकेस नहीं होता तो ये अपने आप ही डिजेनरेट हो गया, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता उस केस में ये कॉर्पस ल्यूटियम है, इट विल डेवलप फॉर 14 days and it will start secreting a hormone that is called as progesterone। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन से क्या यूज है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन करके रखना, ताकि भाई वहाँ पे फीटस आकर के प्रॉपरली उससे अटैच हो पाए, प्रॉपरली इम्प्लांट हो पाए। तो दैट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो ये 14th डे तक ग्रो किया। अब 14th डे तक ग्रो करने के बाद ये अपने आप को ये कन्वर्ट कर लेता है कॉर्पस एल्बिकन्स में। जिस कॉर्पस एल्बिकन्स में डेवलप होकर के ये फाइनली 28th डे पे डीजेनरेट होता है, यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये फिर फाइनली डीजेनरेट कर जाता है। तो मतलब कुछ टर्म्स है इसमें जो तुम लोग को 1, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे ग्राफियन फॉलिकल क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस एल्बिकन्स क्या है, ये सारी चीजें मतलब आ सकती है 2 मार्क्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है, तो हम मेमोरी ग्लैंड पे मूव करते हैं। सी मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर ऑफ द ब्रेस्ट विच आर प्रेजेंट इन द फीमेल आफ्टर प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज एक्चुअली प्रेजेंट तो स्टार्टिंग से ही होता है, बट डेवलपमेंट प्यूबर्टी एज के बाद से स्टार्ट हो जाता है। तो दिस मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, इफ वी टॉक अबाउट if we see the structure of the mammary gland, there is one projection, alveolar projection, that is called as nipple, from which the milk is discharged after the pregnancy। pregnancy के बाद इसे nipple से क्या होता है, milk is discharged। now see, and another there is a structure of, or you can say there is a dark pigmented area, that area is called as areola, उसको areola बोलते हैं। और अगर इंटरनली हम स्ट्रक्चर देखें भाई ब्रेस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या, तो उसमें ना 10 to 15 इस टाइप से मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स जिसको मेमोरी लोब्स हम बोलते हैं। नाउ दिस मेमोरी लोब्स इज कनेक्टेड विद द मेमोरी डक्ट, इस टाइप से ट्यूब से कनेक्टेड रहता है, डक्ट से कनेक्टेड रहता है, विच इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द मिल्क टिल द निपल, निपल तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करता है। बट सी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो डक्ट है, जो ट्रांसफर करना है, जो पाथ है जिसके थ्रू ट्रांसफर होगा मिल्क, वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, बट इट्स डेवलपमेंट इज कंप्लीटेड वंस द प्रेगनेंसी इज ओवर, वंस द मदर इज डिलीवर्ड हिज और हर चाइल्ड, जब भी वो डिलीवर कर देती है उसके बाद ये जो डक्ट है वो डेवलपमेंट उसका खत्म हो जाता है, ओनली देन द मिल्क इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। तो ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मेमोरी ग्लैंड से याद आया मुझे कि एक मैंने तुम लोग को एक टर्म बताया था, एक था पॉजिटिव फीडबैक, एक था नेगेटिव फीडबैक, ये दोनों बताया था। ये दोनों तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करना कि भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अगर हम मिल्क सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो मिल्क सिक्रीशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एक हार्मोन भी मैंने बताया था, और वो हार्मोन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, किस फीडबैक पे काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक पे कि नेगेटिव फीडबैक पे। ओके, तो ये मुझे ज़रूर बताना।
कमिंग ऑन टू डिसऑर्डर्स, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सी फीमेल बॉडी इज़ रियली वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना कि उसमें डिजीजेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेरेटिव टू मैन। तो हम कुछ कुछ डिजीजेस देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर। जब ब्रेस्ट में अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल्स होने लगती है, ब्रेस्ट का एकदम सडन इंक्रीज इन साइज होने लगता है, दैट इज द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। और उस केस में मैसेक्टोमी इज द सॉल्यूशन। मैसेक्टोमी या तो अगर इनिशियल स्टेज में है तो उसको मेडिसिन दे करके या थोड़ा केमिकल मेथड से, सर्जिकल मेथड से, ये रेडियो एक्टिव मेथड से ट्रीट किया जा सके। बट अगर नहीं हो पाता है फर्दर, मतलब लेटर स्टेज में, मैसेक्टोमी इज ओनली द सॉल्यूशन, जिसमें ब्रेस्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर मेनली 30 एज के बाद ही होता है, उससे पहले में बहुत ही रेयर ही पाया गया है। मोस्टली ये 30 एज के बाद ही स्टार्ट होता है। कमिंग ऑन टू सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल वाले रीजन पे, सर्वाइकल जो सर्विकल कैनाल बताया था उस वाले रीजन में अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर है। ओफोरोसाइटोसिस, ओफोरोसाइटिस यानी स्वेलिंग ऑफ ओवरी, इन्फ्लेमेशन इन ओवरी। अगर ओवरी में इन्फ्लेमेशन है, ओवरी प्रॉपर्ली नहीं डेवलप कर रहा है तो उसे ओफोरोसाइटिस बोल देते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? सी नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो जाइगोट है वो यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, यानी यूट्रस में इसका डेवलपमेंट होता है। बट क्या होता है अगर किसी कंडीशन में ये यूट्रस में ना इम्प्लांट करके भाई फैलोपियन ट्यूब में जाकर, किसी ट्यूब में जाकर के, तुम लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि बेबी फैलोपियन ट्यूब में है, यानी जो जाइगोट है वो डेवलप फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो उस कंडीशन में दैट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर कहीं और किसी और रीजन पे इम्प्लांट कर रहा है, दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ओफोरोटिस, ये एक बार देखना है, ये मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा है ये क्या था। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फर्टिलिटी के लिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। एक तो एमेनेरिया है, जब भाई कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है। तो भाई जब हो ही नहीं रहा है तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं हो रहा तो ओव्यूलेशन होगा नहीं, जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी डेवलप ही नहीं होगी। तो एक तो ये रीज़न है। और मिनोरिया की अगर हम बात करें, जब एक्सेसिव ब्लड डिस्चार्ज हो, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो हो रहा है बट एक्सट्रीम ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से, तो दैट इज कॉल्ड एज मिनोर्किया। डिसमिनोर्किया क्या है कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, ब्लीडिंग भी नॉर्मल हो रही है बट एक्सेसिव पेन हो रहा है। कई बार तुम लोग नोटिस भी करते होंगे कि कई लेडीज़ को या कई गर्ल्स को एकदम सडनली बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है या बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी दिखने लगते हैं, तो दैट इज़ द केस ऑफ डिसमेनोरिया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल जब हम आएंगे तो गैमेटोजेनेसिस के साथ, oogenesis के साथ आने वाले हैं। तो यहाँ तक तुम लोग बहुत ही अच्छे से देख लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। ओके, थैंक यू।